Yes, hi students, good morning, all of you. In previous day, we have discussed about first chapter, reproduction in organism, and today I will again repeat this topic. Firstly, I will explain what is reproduction and how many type of reproduction, what is the property of reproduction, and which organisms show this type of features. Okay, so today we will discuss about reproduction in organism, in whole organism, not only in animals or plant or any special type of creatures. Okay, so firstly we define the definition of reproduction. What is the reproduction? Reproduction is a biological process in which an organism produces a new individual similar to itself, and this is the most important fundamental feature of all living organism, all plants, all animals and all microorganism. ओके, इसके पहले हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था। आज हम फिर से एक बार रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक क्रिया है जो कि सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्मों में, सभी जीवधारियों में देखने को मिलती है। रिप्रोडक्शन के द्वारा ही पृथ्वी पर जो तमाम प्रकार की जातियां, तमाम प्रकार के ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी दिख रहे हैं वो सब रिप्रोडक्शन के द्वारा ही हमको दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन दो शब्दों से मिलकर बना है। रिप्रोडक्शन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, री प्लस प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस प्रोडक्शन। री मतलब पुनः, फिर से, एंड प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना। मतलब पृथ्वी पर हर एक जाति, हर एक स्पीसीज, हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी जातियों को बनाए रखने के लिए, अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए, अपनी जाति परंपरा को बनाए रखने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसे नई संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, तो हम लोग अब जानेंगे कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये कितने प्रकार का होता है। सो वी नो अबाउट हाउ मेनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। वी नो दैट रिप्रोडक्शन आर टू टाइप, asexual reproduction and sexual reproduction. And now we study about asexual reproduction. Okay, हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, asexual reproduction और sexual reproduction. तो अब हम लोग asexual reproduction के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं, as we know that asexual reproduction are found in plant as well as animal. Firstly, we will study about asexual reproduction in animal. सबसे पहले हम लोग asexual reproduction animal के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं asexual reproduction प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। तो एनिमल में जो रिप्रोडक्शन होता है, asexual मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो मुख्य रूप से मेनली चार तरीके से दिखाई देता है। पहला है फर्स्ट फिजन, सेकेंड बडिंग, थर्ड स्पोरुलेशन एंड फोर्थ फ्रेगमेंटेशन। इन एनिमल में हम लोग देख रहे हैं कि चार प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। इन प्लांट्स, इन द केस ऑफ प्लांट, अगर हम प्लांट की बात करें तो हम देखते हैं कि प्लांट में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जो हायर प्लांट्स हैं उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, संतान उत्पन्न करने का ये जो तरीका है, ये ज्यादातर जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जो निम्न श्रेणी के प्राणी हैं, या जो कह सकते हैं लोअर एनिमल्स, लोअर प्लांट हैं, उनमें मोस्टली ये देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर मोस्टली फाउंड इन लोअर एनिमल्स एंड लोअर प्लांट्स। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि इसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें बिना गैमीट के फ्यूजन के ये यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। Asexual reproduction are also known as uniparental reproduction because in this type of reproduction only one parents are involved.
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, इसमें दो पेरेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन भी नहीं होता। गैमीट मींस सेक्स सेल, मींस स्पर्म एंड ओवम, ओके, और जनरेटिव सेल्स। तो यहाँ पे एक ही पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता। बिना गैमीट फॉर्मेशन के, बिना दो पेरेंट्स के इन्वॉल्व हुए ही एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे कैरेक्टर वाले एक नए ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितनी भी संतानें पैदा होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो नए प्राणी या जो नई संतानें पैदा होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उनका जो जेनेटिक कैरेक्टर है, उनका जो आनुवंशिक गुण है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो बॉडी का शेप, साइज, कलर, जो भी उनका जेनेटिक कैरेक्टर है, वो बिल्कुल हूबहू उनके पेरेंट्स से मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर वगैरह का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी संतान पैदा होंगे, जितने भी ऑफस्प्रिंग, जितने भी प्रोजेनी क्रिएट होंगे, वो सभी के सभी अपने पेरेंट्स के जैसे ही बिल्कुल होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जितनी भी संतानें, जितने भी ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होते हैं, उन सभी को हम क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। क्लोन मींस कि उन ऑफस्प्रिंग्स का कैरेक्टर और उनके पेरेंट्स का कैरेक्टर बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल सेम होता है, वहां पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, बहुत जल्दी से होने वाला प्रोसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा कम समय में ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्लोन बनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जेनेटिक कैरेक्टर बिल्कुल उनके पेरेंट्स के जैसे मिलता जुलता है। यहाँ पे इवोल्यूशन होने का चांस बहुत कम हो जाता है, और यहाँ पे वेरिएशन होने का चांस बहुत कम हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वेरिएशन, इवोल्यूशन, ये सब जो प्रोसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, उनका चांस बहुत कम हो जाता है। वी कैन से दैट by the process of asexual reproduction, evolution, variation, genetic recombination, these processes are very decreases, are very less amount in seen, okay. So अब हम ये देखेंगे कि asexual reproduction एनिमल में और प्लांट में कैसे होता है। तो अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में 4 प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है: फिजन, बर्डिंग, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजन के बारे में। तो हम जैसा जानते हैं फिजन क्या है। फिजन का मतलब होता है विखंडन होना, टूटना, स्प्लिटिंग। फिजन मींस स्प्लिटिंग। एंड फिजन इज आल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन इज आल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच और बाय दिस प्रोसेस एन इंडिविजुअल और एनी ऑर्गेनिज्म splitted into 2 or more parts, and every parts after some time increase and develop into a new individual, okay. फिजन, जैसा कि हम जानते हैं, फिजन का मतलब होता है विखंडन। और फिजन में क्या होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि 2 भागों में टूट जाता है, 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, और प्रत्येक भाग आगे चल करके एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। फिजन आर आल्सो 2 टाइप: बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन मींस बाइ मींस 2 and fission means splitting. It means by the process of binary fission an individual or organism is split into 2 parts, and both part after some time develop into a new organism. जैसा कि हम जानते हैं बाइनरी फिजन में क्या होता है, कोई एक ऑर्गेनिज्म या कोई एक सेल 2 भागों में टूट जाता है, और प्रत्येक टूटा हुआ भाग, प्रत्येक विखंडित हुआ भाग आगे चल करके 2 नए ऑर्गेनिज्म, 2 नए ऑफस्प्रिंग, 2 नई संतानों की उत्पत्ति करता है, ठीक। तो बाइनरी फिजन की अगर हम बात करें, वी टॉक अबाउट बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन आर आल्सो 3 टाइप: सिंपल बाइनरी फिजन, longitudinal binary fission and transverse binary fission. So firstly we talk about simple binary fission.
We know that simple binary fission are commonly found in simple organism like amoeba, because in simple binary fission an individual is split in any axis into two parts. Like for example, this is the figure of amoeba, and during binary fission in amoeba, firstly the nucleus of amoeba divided into two parts, and the division of nucleus, the process of division of nucleus is called karyokinesis. Okay, karyon means nucleus, and after some time cytokinesis take place, and a furrow formation occurs, and after some time two new individuals are created. Okay, this is the simple binary fission which are mostly found in amoeba. Okay, next, longitudinal binary fission. We know that longitudinal binary fission are commonly found in Euglena. Yes, we are going to talk next topic. Simple binary fission is complete, and next topic is longitudinal binary fission. Longitudinal binary fission means in longitudinal binary fission an individual are divided into longitudinal axis, and this type of binary fission are commonly found in Euglena. For example, this is the figure of Euglena. Okay students, this is the figure of Euglena, and in Euglena mostly longitudinal binary fission are seen. Longitudinal binary fission means the body of Euglena is divided longitudinal axis. It means firstly the nucleus of Euglena is divided into two parts, which are also known as karyokinesis, and after the karyokinesis cytokinesis take place, and a furrow formation take place by which an parent's body is completely divided into two daughter body. Okay, यूग्लिना में क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडिनल binary fission में सबसे पहले कि इसका जो न्यूक्लियस होता है दो भागों में डिवाइड होता है, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं, और कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है साइटोकाइनेसिस, और इस प्रोसेस में क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में एक फरो फॉर्मेशन बनता है, एक फरो बनता है, एक खांच बनती है, जिसके द्वारा लास्ट में होता क्या है कि एक पेरेंट्स बॉडी से दो डॉटर बॉडी बन जाते हैं। और ये जो लॉन्गिट्यूडिनल binary fission है ये ज्यादातर हमको यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्मों में देखने को मिलता है। ओके, अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे जो कि है आपका ट्रांसवर्स binary fission। जैसा कि हमने आपको बताया पहले, सबसे पहले कि सिंपल binary fission आपको कहां देखने को मिला, अमीबा में देखने को मिला। लॉन्गिट्यूडिनल binary fission कहां देखने को मिल रहा है, यूग्लिना में मिल रहा है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है ट्रांसवर्स binary fission, और ट्रांसवर्स binary fission हमको ज्यादातर देखने को मिलता है पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिज्मों में। ठीक है, तो हम लोग ट्रांसवर्स binary fission के बारे में देखेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसवर्स binary fission के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं ट्रांसवर्स binary fission में क्या होता है कि इसमें ये जो ट्रांसवर्स binary fission है ये ज्यादातर हमको पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिज्मों में देखने को मिलता है। और इसमें होता क्या है कि जो पैरामीशियम की बॉडी होती है वो ट्रांसफर डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स एक्सिस में क्या होता है दो भागों में डिवाइड हो जाता है। और इसमें होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको पैरामीशियम के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये देखिए पैरामीशियम का फिगर है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है दो न्यूक्लियस। आप जानते हैं ना कि पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होता है। आप जानते हैं कि मोस्टली जो अदर एनिमल्स होते हैं उनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, बट इन पैरामीशियम, अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस पाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है कि जिसमें दो न्यूक्लियस होता है, तो आप एक नाम किसका लेंगे, पैरामीशियम का लेंगे। ठीक है, आप ये जानते रहिए कि पैरामीशियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दो न्यूक्लियस पाया जाता है, और बाकी जितने भी उनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन इसमें दो होता है। आप ये भी जानते रहिएगा। तो पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होता है, एक मेगा न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। मेगा न्यूक्लियस मींस थोड़ा बड़ा होता है और माइक्रो न्यूक्लियस थोड़ा छोटा होता है। और इसके दोनों साइड में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं।
कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या करती हैं कि ये बॉडी के अंदर आने वाले वाटर को कलेक्ट करके बॉडी से बाहर भेजती रहती हैं। इससे होता क्या है कि इसकी बॉडी जो है ब्रस्ट होने से बचती रहती है। और नहीं तो अगर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होगा तो कंटिन्यू, चूंकि वाटर में पाया जाता है, अगर कंटिन्यू वाटर इसकी बॉडी में एंट्री करता रहेगा तो इसकी बॉडी एक समय बाद क्या हो सकती है, फट सकती है, ब्रस्ट हो सकती है। तो इसकी बॉडी को ब्रस्ट होने से बचाने के लिए इसकी बॉडी में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि अंदर आने वाले वाटर को कलेक्ट करके उसको समय समय पे बाहर निकालते रहते हैं। इससे इसकी बॉडी ब्रस्ट होने से बची रहती है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग चलते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, देखते हैं इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कैसे होता है। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में क्या होता है, इसका जो मेगा न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस है वो दोनों, सबसे पहले क्या होता है कि वो थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है, थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है। और इलोंगेट होने के बाद क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और उसमें होता क्या है कि कैरियोकाइनेसिस जब हो जाता है, मतलब एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, तो बीच में क्या होता है, एक खांच बन जाती है, एक फरो बन जाता है। और आगे चल करके कुछ समय बाद वो फरो कंप्लीट हो जाता है जब, तो आगे चल करके एक पेरेंट बॉडी से दो नए पैरामीशियम या दो नए ऑफस्प्रिंग, दो नई संतानें क्या होती हैं, बन जाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या होता है, ट्रांसफर डायरेक्शन में होता है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि जो फिजन वाला प्रोसेस, जो फिजन वाला प्रोसेस है ये दो प्रकार का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, फिजन दो प्रकार का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन तीन प्रकार का होता है, सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो जो सिंपल बाइनरी फिजन होता है वो किसी भी एक्सिस से हो सकता है। जैसे अमीबा है तो अमीबा की बॉडी क्या होती है, इरेगुलर होती है, द बॉडी शेप ऑफ अमीबा इज इरेगुलर। तो अमीबा की जो बॉडी शेप होती है वो इरेगुलर होती है। तो वहां पे क्या होता है कि जो फरो फॉर्मेशन होता है, जो साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस वगैरह होता है, वो किसी भी एक्सिस से हो सकता है। मतलब अमीबा की बॉडी किसी भी एक्सिस से दो भागों में डिवाइड हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, सिंपल बाइनरी फिजन। ओके, और नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की, तो जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है इसके, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का मतलब कि इसमें जो फिजन का प्रोसेस होगा, इसमें जो स्प्लिटिंग का प्रोसेस होगा वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगा। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मींस आप जानते ही हैं, जैसे कि आपने यूग्लिना में भी देखा, यूग्लिना में क्या हो रहा है कि वहां पे उसकी बॉडी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से डिवाइड हो रही है। ये नहीं कि अमीबा जैसा किसी भी एक्सिस से डिवाइड हो जाए, यहाँ पे यूग्लिना की बॉडी हमेशा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ही डिवाइड होगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की। तो जैसा कि इसमें भी नाम से इंडिकेट हो रहा है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हम ज्यादातर देखने को कहां मिल रहा है, पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिज्मों में। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो पैरामीशियम की बॉडी है वो ट्रांसफर डायरेक्शन में, पैरामीशियम की बॉडी ट्रांसफर डायरेक्शन में डिवाइड हो रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन तीन प्रकार का हुआ, सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा में ज्यादातर देखने को मिला हमको, लॉन्गिट्यूडनल यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्मों में, और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिज्मों में देखने को मिला हमको। ठीक है, ये जो फिजन था ये दो प्रकार का, बाइनरी और मल्टीपल। तो बाइनरी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, मल्टीपल फिजन। ओके, मल्टीपल फिजन, एज यू नो, multi means many and fission means splitting. By this process, by multiple fission, an individual's body is splitting into more than two parts, not only two parts, more than two parts. Okay, मल्टीपल बाइनरी फिजन में क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल की बॉडी, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या होती है कि दो भागों में नहीं, दो से अधिक भागों में टूटती है। ठीक है, और ये मल्टीपल बाइनरी फिजन हमको ज्यादातर देखने को मिलता है किसमें, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है, या इकाइनस वगैरह हो गया। तो इन सब जैसे ऑर्गेनिज्मों में हमें जो है मल्टीपल बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। तो मल्टीपल बाइनरी फिजन में क्या होता है, मल्टीपल बाइनरी नहीं, मल्टीपल फिजन। ओके, मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल की बॉडी मेनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और प्रत्येक पार्ट आगे चल करके नए इंडिविजुअल को उत्पन्न करता है। ठीक है, ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बडिंग। फर्स्टली वी एक्सप्लेन अबाउट व्हाट इज द बडिंग। बडिंग मींस ए स्मॉल आउटग्रोथ। बडिंग मींस ए स्मॉल आउटग्रोथ। इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग an individual body, a small outgrowth like structure develop, and after some time this small outgrowth like structure develop into like
like his parents, and when this outgrowth totally mature and it detached from its parent body and survive a free life. Okay, जैसा कि हम जानते हैं बडिंग क्या होता है, बडिंग का मतलब होता है मुकुलन। इसका मतलब बडिंग में क्या होता है, एक छोटा सा किसी इंडिविजुअल की बॉडी से छोटा सा उभार निकलता है, एक आउटग्रोथ निकलता है, एक आउटग्रोथ जैसा स्ट्रक्चर, एक उभार जैसा स्ट्रक्चर बॉडी से निकलता है, और वो उभार, वो छोटा सा स्ट्रक्चर धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होता है, विकसित होता है, और जब वो मैच्योरिटी कंडीशन में आ जाता है, मैच्योर हो जाता है पूरी तरह से, मतलब उसके पेरेंट जैसे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं उसमें, तो एक समय बाद वो क्या होता है, अपने पेरेंट से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और वो अपना लाइफ फ्री होकर के सर्वाइव करता है, बिताता है। ठीक है, तो बडिंग की अगर हम बात करें तो बडिंग दो टाइप का होता है। You know that budding are also two type, internal budding and external budding. Internal budding are also known as endogenous budding and external budding are also known as exogenous budding. Okay. बडिंग दो प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर हम इंटरनल बडिंग की बात करें तो इंटरनल बडिंग में क्या होता है, इंटरनल बडिंग में बॉडी के अंदर एक आउटग्रोथ निकलता है, बॉडी के अंदर एक उभार निकलता है, और वो उभार, वो आउटग्रोथ आगे चल करके डेवलप होकर एक नए इंडिविजुअल का निर्माण करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंटरनल बडिंग या एंडोजीनियस बडिंग की बात करें तो ये हमें कॉमनली देखने को मिलता है कुछ स्पंजेस में, जैसे आपका हो गया ये स्पॉन्जिला हो गया, जो कि एक फ्रेश वाटर स्पंज है, जैसा कि हम फिगर से आपको दिखा रहे हैं आपको। Yes, now we talk about internal budding. As we know that internal budding are commonly seen in some sponges like spongilla, which is a species of freshwater species. Okay, which are commonly found in freshwater. In freshwater sponges like spongilla, internal budding or endogenous budding are commonly seen. In internal budding, a bud-like structures are developed inside the body, and which are commonly called as gemule. स्पंजेस में क्या होता है, फ्रेश वाटर स्पंजेस जैसे स्पॉन्जिला वगैरह में क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक बड डेवलप होता है, जिसको हम लोग कॉमनली गेम्यूल्स के नाम से जानते हैं। ये गेम्यूल्स क्या होता है, गेम्यूल्स एक स्फेरिकल बॉडी लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, और इसमें होता क्या है कि इसके बीच में एक कैविटी पाई जाती है, जिसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के आर्चियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए जो ये गेम्यूल्स का फिगर है, दिस इज द फिगर ऑफ गेम्यूल, एंड इन this cavity some small cells like structure are present which are also known as archaeocyte cell. इस गेम्यूल्स के अंदर आपको आर्चियोसाइट सेल्स दिख रहे हैं। ये जो आर्चियोसाइट सेल होता है ये एक जनरेटिव सेल होता है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है स्पंजों में। तो ये जो आर्चियोसाइट सेल होता है वो करता क्या है, आगे चल करके जब ये गेम्यूल्स पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, जब फेवरेबल कंडीशन फिर से आ जाता है, और हाँ एक बात और, ये जो गेम्यूल बनता है वो ज्यादातर अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। तो जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जो गेम्यूल जो ये आर्चियोसाइट सेल्स है वो आर्चियोसाइट सेल आगे चल करके एक नए स्पॉन्जिला को या नए स्पॉन्जिला को, नए इंडिविजुअल्स को आगे चल करके बनाता है। ठीक है, और ये जो आप बीच बीच में देख रहे हैं ये इसके स्पिक्यूल्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्पंज होते हैं उनकी बॉडी पर कुछ विशेष प्रकार की कंटिकाएं पाई जाती है, कुछ स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं, कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट्स की बनी होती हैं। ये जो आप कांटेनुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्पिक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में ये स्पिक्यूल्स है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मटेरियल्स का बना होता है। ठीक है, और इसके बीच में आपको जो दिखाई दे रहा है वो आर्चियोसाइट सेल्स हैं, और यही आर्चियोसाइट सेल्स आगे चल करके इस माइक्रोपाइल से होते हुए बाहर निकल करके नए स्पॉन्जिला, नए ऑर्गेनिज्म को, नए ऑफस्प्रिंग्स को डेवलप करते हैं। ऊपर देखिए माइक्रोपाइल है, इसी माइक्रोपाइल से होकर के एक छोटा सा छिद्र होता है, पोर होता है, दिस इज पोर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर आल्सो नोन एज माइक्रोपाइल, एंड इस माइक्रोपाइल से होते हुए जो आर्चियोसाइट सेल्स है डेवलप होकर के बाहर निकलते हैं और नए स्पॉन्जिला वगैरह को, नए ऑर्गेनिज्म को या नए ऑफस्प्रिंग को, नई संतानों को क्रिएट करते हैं या डेवलप करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका इंटरनल बॉडी, ठीक है, जो कि हमको गेम्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई दे रहा है। अब हम अगर अगली बात नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक आपका है एक्सटर्नल बॉडी। एक्सटर्नल बॉडी मींस एक्सोजिनस बॉडी, और जो एक्सटर्नल बॉडी है, एक्सटर्नल बॉडी हमको कॉमनली हाइड्रा,
ईस्ट जैसे ऑर्गेनिज्मों में देखने को मिलता है। तो अगर हम एक्सटर्नल बॉडी की बात करें तो हम जानते हैं कि एक्सटर्नल मतलब बॉडी से बाहर। इसमें क्या होता है कि बॉडी से बाहर एक छोटा सा उभार जैसा स्ट्रक्चर, छोटा सा आउटग्रोथ जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है और ये आउटग्रोथ स्ट्रक्चर आगे चल करके धीरे धीरे स्लोली डेवलप होता है और डेवलप होकर के पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है अपने पेरेंट जैसा, ठीक है। और जब वो अपने पेरेंट जैसा पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो आगे चल करके वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और डिटैच होने के बाद वो अपना एक अलग फ्री लाइफ सर्वाइव करता है, ठीक है। तो ये और देखिए ये तो हाइड्रा में हुआ, ऐसे ही ईस्ट में भी होता है। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक प्रकार का फंगी है, हम जानते हैं। तो ईस्ट में भी ऐसे ही प्रोसेस होता है। इसमें भी जो न्यूक्लियस है वो पहले डिवाइड होता है और आगे चल करके छोटे छोटे आउटग्रोथ निकलते हैं और वो सभी आउटग्रोथ आगे चल करके जब मैच्योर हो जाते हैं तो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर के, अलग होकर के एक नए ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करके अपना लाइफ फ्री सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो बडिंग हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो एक बार फिर से आप लोग जान लीजिए कि जो बडिंग वाला प्रोसेस है, बडिंग का मतलब होता है स्मॉल आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर। जब किसी बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर एक छोटा सा स्मॉल आउटग्रोथ स्ट्रक्चर डेवलप होता है और वो स्मॉल आउटग्रोथ स्ट्रक्चर डेवलप होकर के मैच्योर होकर के एक नया ऑफस्प्रिंग बनाता है, नया संतान पैदा करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बडिंग। तो बडिंग हमने देखा दो प्रकार का हुआ, एक्सटर्नल बडिंग एंड इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग की बात करें तो बॉडी के अंदर ये डेवलप होता है जो कि हमें स्पॉन्जिला जैसे ऑर्गेनिज्मों में देखने को मिल रहा है। और एक्सटर्नल बडिंग की बात करें तो एक्सटर्नल बडिंग हमको हाइड्रा, ईस्ट जैसे ऑर्गेनिज्मों में देखने को मिल रहा है जो कि बॉडी से बाहर डेवलप होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे स्पोरुलेशन। ओके, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। स्पोर, व्हाट इज स्पोर? स्पोर इज ए यूनिसेलुलर एसेक्सुअल बॉडी। अगर हम स्पोर की बात करें तो स्पोर क्या है? स्पोर एक प्रकार का एसेक्सुअल बॉडी है, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है जो कि आगे चल करके नए इंडिविजुअल को क्रिएट करने की क्षमता रखता है। तो सबसे पहले हम लोग स्पोरुलेशन के बारे में जानेंगे कि स्पोरुलेशन होता क्या है और ये कहाँ पाया जाता है ज्यादातर। तो अगर हम स्पोरुलेशन की बात करें तो ये एक मल्टीपल फिजन का ही एक टाइप है, लेकिन ये जो स्पोरुलेशन का प्रोसेस होता है स्पोरुलेशन, ये ज्यादातर एडवर्स कंडीशन में देखने को मिलता है। एडवर्स कंडीशन मतलब विपरीत परिस्थितियों में, मतलब कोई ऐसा कंडीशन, ऐसी परिस्थिति जब कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए उसको वो एटमॉस्फेयर ना मिले, मतलब उसको विपरीत परिस्थितियां उसके आसपास उत्पन्न हो जाए। तो विपरीत परिस्थितियों में एडवर्स कंडीशन में क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जैसे अमीबा ही हो गया मान लीजिए। तो जब अमीबा जब कभी एडवर्स कंडीशन में चला जाता है या उसके आसपास का माहौल एडवर्स हो जाता है, विपरीत हो जाता है, तो होता सबसे पहले करता क्या है कि अमीबा के ऊपर एक मोटा कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं सिस्ट। देखिए ये अमीबा का स्ट्रक्चर है और ये अमीबा मान लीजिए कि एडवर्स कंडीशन में चला गया। तो एडवर्स कंडीशन में हुआ क्या कि इसके चारों तरफ सबसे पहले एक मोटा, एक थिक लेयर कैप्सूल लेयर का बन जाता है, कैप्सूल का एक थिक लेयर बन जाता है जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं सिस्ट लेयर। क्या बोलते हैं? सिस्ट लेयर बोलते हैं। और वो जो सिस्ट लेयर है, वो जो मोटा सा सिस्ट लेयर होता है, वो उसको करता क्या है कि विपरीत परिस्थितियों से, एडवर्स कंडीशन से उसको क्या करता है, बचाता है। जैसे सूखे से, भोजन की कमी या न्यूट्रिशन की कमी से, हाँ, इन सब चीजों से उसको बचाता है। तो सिस्ट के अंदर अब अमीबा क्या होता है, लंबे समय तक पड़ा रहता है विपरीत परिस्थितियों में, एडवर्स कंडीशन में। और धीरे धीरे होता क्या है कि उसी सिस्ट के अंदर वो जो अमीबा है, अमीबा के अंदर का जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस कंटिन्यू मल्टीपल फॉर्म में कंटिन्यू डिवाइड होता रहता है और डिवाइड होकर के एक न्यूक्लियस से ढेर सारा न्यूक्लियस बनता है। इन स्पोरुलेशन प्रोसेस इन अमीबा द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा इज continuously divide and produce more number of nucleus, and after some time each nucleus is surrounded by cytoplasm and cell membrane. Okay, कुछ समय बाद क्या होता है कि वो जो ढेर सारा न्यूक्लियस बनता है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब चीजें क्या होती है, फिर से बन जाती हैं और एक सिस्ट के अंदर ढेर सारे अमीबा बन जाते हैं। और जब कभी फेवरेबल कंडीशन फिर से आता है, जब कभी फेवरेबल कंडीशन आता है, मतलब अनुकूल परिस्थितियां जब आती हैं,
जब उसके लायक कंडीशन फिर से आ जाता है, सर्वाइव करने लायक कंडीशन आ जाता है, तो उसका जो सिस्ट लेयर है, सिस्ट लेयर डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है ना। और उसके अंदर के जो जितने भी नए अमीबा बने हुए हैं वो सब क्या होते हैं, उस सिस्ट लेयर को ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर के वो अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्पोरुलेशन का जो प्रोसेस होता है, स्पोरुलेशन मींस स्पोर फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। ओके, तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, नए नए स्पोर बनते हैं। और स्पोरुलेशन का प्रोसेस मोस्टली अगर देखा जाए तो एडवर्स कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन में ही देखने को मिलता है। हाँ, एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो फिजन वाला प्रोसेस था, फिजन वाले में क्या हुआ, बाइनरी और मल्टीपल में क्या हुआ, सॉरी फिजन में क्या हुआ, जो बाइनरी फिजन था, बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म बनते हैं। और उसमें क्या होता है कि अगर हम कहें, दूसरी भाषा में अगर हम कहें, तो उसमें किसी ऑर्गेनिज्म की मृत्यु नहीं होती, मतलब वो इमॉर्टल होता है, अमर होता है। मतलब उसमें जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसमें क्या होता है कि पुराने ऑर्गेनिज्म की मृत्यु नहीं होती, हम कह सकते हैं। लेकिन ये जो स्पोरुलेशन वाला प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि जो नए नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, तो जो पेरेंट बॉडी होती है, पेरेंट बॉडी का जो सिस्ट था और पेरेंट बॉडी का जो सेल मेम्ब्रेन था, साइटोप्लाज्म था, वो सब क्या हो गया, वो सब समाप्त हो गया। तो जो नए अमीबा बने, तो नए अमीबा में नया सेल मेम्ब्रेन है, नया साइटोप्लाज्म है, नई नई चीजें हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो नया ऑर्गेनिज्म है वो इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है, वो नए बने हुए हैं। जबकि फिजन में क्या था, फिजन में, बाइनरी फिजन में क्या था, एक ही पेरेंट से दो या दो से अधिक दो डॉटर सेल बने थे और दोनों डॉटर सेलों में सेम वही साइटोप्लाज्म था, सेम वही सेल मेम्ब्रेन वगैरह था। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसमें पेरेंट बॉडी की डेथ नहीं हुई, उसमें पेरेंट बॉडी की डेथ नहीं हुई। कहां, बाइनरी फिजन में। बाइनरी फिजन में पेरेंट बॉडी की डेथ नहीं हुई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बाइनरी फिजन से जो ऑर्गेनिज्म क्रिएट हुए वो एक प्रकार से इमॉर्टल है, अमर है। ठीक है, मतलब उनका डेथ हुआ ही नहीं, उनके पेरेंट का डेथ ही नहीं हुआ। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि अनफेवरेबल कंडीशन में ढेर सारे अमीबा बन रहे हैं। और जो नए अमीबा बन रहे हैं उनका जो कंस्टिट्यूशन है, उनका जो संगठन है, उनके जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं, वो सब अलग अलग टाइप्स के हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये इमॉर्टल नहीं है, ये अमर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो पेरेंट बॉडी था वो क्या हो गया, डिजनरेट हो गया, पेरेंट बॉडी डिजनरेट हो गया, नष्ट हो गया और नए ऑर्गेनिज्म क्रिएट हुए। ठीक है, we are going to discuss about fragmentation, next topic. Okay, fragmentation is also a type of asexual reproduction which are mostly occur in multicellular bodies. अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो ये ज्यादातर हमको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्मों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी कई छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा आगे चल करके नए इंडिविजुअल, नए प्राणियों को, नए ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करता है। और ये हमको ज्यादातर लोअर प्लांट्स या लोअर ऑर्गेनिज्मों में देखने को मिलता है, जैसे कि आपका एल्गी हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, इन सब में। तो फ्रेगमेंटेशन और फिजन में अंतर क्या है? जैसा कि हम जानते हैं फिजन में भी क्या हो रहा है, बॉडी का स्प्लिटिंग हो रहा है, बॉडी डिवाइड हो रहा है, और यहाँ फ्रेगमेंटेशन में बॉडी डिवाइड हो रहा है। तो मेन अंतर क्या है फिजन और फ्रेगमेंटेशन में? तो हम आपको बता दें फिजन और फ्रेगमेंटेशन में मेन अंतर यह है कि फिजन मोस्टली फाउंड इन यूनिसेलुलर बॉडी, ओके, एंड फ्रेगमेंटेशन आर मोस्टली फाउंड इन मल्टीसेलुलर बॉडी। ओके, okay, we are going to discuss about asexual reproduction in plant. okay, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, asexual reproduction in एनिमल में हमने क्या देखा कि asexual reproduction फिजन, बर्डिंग, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन इन सब तरीकों से होता है। अब हम asexual reproduction प्लांट में कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्लांट में जो asexual reproduction होता है, ज्यादातर वैसे जो लोअर प्लांट है, एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। मोस्ट ऑफ प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट सम स्पेशल प्लांट्स, सम स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स शो ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन they produce new offspring by the process of vegetative propagation.
जो ज्यादातर हायर प्लांट्स हैं, जो ज्यादातर हायर प्लांट्स हैं उनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब, वेजिटेटिव मींस बॉडी पार्ट, वेजिटेटिव मींस बॉडी। तो एक बॉडी से ही, बॉडी पार्ट से ही एक नया बॉडी अगर बन जाए, अगर एक बॉडी पार्ट से ही नया बॉडी बन जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये दो तरीके से होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि किसी मल्टी सेलुलर प्लांट की बॉडी का कोई भी पार्ट नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से एक नया ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करता है। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, ये मैन-मेड मेथड है, मानव के द्वारा बनाया गया एक मेथड है, तरीका है। और इसमें क्या होता है कि मानव अपनी इच्छा अनुसार अपने तरीके से किसी प्लांट की बॉडी से एक नया प्लांट तैयार करता है। यहाँ पे सीड की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीड वगैरह, फ्लावर वगैरह कोई जरूरत नहीं है। सीड से यहाँ पे नए प्लांट को उत्पन्न नहीं किया जा रहा है, बॉडी, प्लांट की बॉडी पार्ट से ही नया प्लांट तैयार करा जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, जैसे आपका हिबिस्कस है, हिबिस्कस मींस गुड़हल, गुड़हल है, सुगर केन गन्ना है, गुड़हल, गन्ना, रोज, गुलाब, अजूबा, ब्रायोफिलम। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो अपने रूट के द्वारा, स्टीम के द्वारा, लीफ के द्वारा नए नए प्लांट्स को क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो ये वो नेचुरल तरीके से करते हैं। ठीक है, अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल का जो एग्जांपल है, आर्टिफिशियल की एग्जांपल आपको ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग हो गया, ये कटिंग हो गया, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, ग्राफ्टिंग एंड कटिंग। कटिंग में क्या होता है, कटिंग मतलब कलम लगाना, जैसे आप लोग गुलाब को कलम लगाते हैं, गुड़हल का कलम करके लगाते हैं। ठीक है, तो आप अपने तरीके से लगाते हैं। ऐसे ही ग्राफ्टिंग करना, ग्राफ्टिंग करने का मतलब दो अलग अलग प्लांट के पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ करके एक नया प्लांट तैयार करना, ये आपका ग्राफ्टिंग का प्रोसेस हो गया। और अगर हम टिश्यू कल्चर की बात करें तो टिश्यू कल्चर क्या होता है कि एक लैब में किया जाने वाला प्रोसेस है। इसमें करते क्या है कि प्लांट की बॉडी के किसी भी टिश्यू पार्ट को लेकर के मोस्टली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ज्यादातर प्लांट के एपिकल पार्ट में पाया जाता है, एपिक्स मतलब ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। तो प्लांट के एपिकल पार्ट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कल्चर कराते हैं, किसमें, पेट्री डिश में, वो भी आर्टिफिशियल तरीके से, लैब में। बहुत सारे न्यूट्रिशन, बहुत सारे हार्मोन्स जैसे ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इन सब सारी चीजों का यूज करके लैब में एक पेट्री डिश में नए नए टिश्यू से, प्लांट के टिश्यू से नए नए प्लांट तैयार करते हैं। ठीक है, इसमें कैलस बनता है और कैलस से फिर आगे चल करके नए नए प्लांटलेट्स डेवलप होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में, अगले दिन, हाँ नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, थैंक यू।